HRG क्लासेस बाड़मेर में स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं हनुमान राम गोदारा आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ सामान्य विज्ञान का एक नया टॉपिक, जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था। ये टॉपिक है कोशिका एवं कोशिका संरचना, पार्ट फर्स्ट। तो हम कोशिका और कोशिका संरचना को 5 पार्ट के अंदर पूरा करने वाले हैं और इसके लिए आज पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, कोशिका एवं कोशिका संरचना। चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के इस सुनहरे और बहुत ही शानदार टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, कोशिका एवं कोशिका सिद्धांत। तो हम आइए जानते हैं कि कोशिका होती क्या है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। पहली बात तो ये, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। इसके बाद अंग बनते हैं, इसके बाद तंत्र बनते हैं, इसके बाद जाकर के शरीर बनता है। तो ये कोशिका जो है ये शरीर का आधार है और ये संरचना बनाने में मदद करता है और ये फंक्शनल इकाई के रूप में कार्य करता है, अर्थात जितने भी फंक्शन होते हैं शरीर के अंदर वो कोशिका से ही संपन्न हो पाते हैं। इसमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। स्वजनन या सेल्फ रिप्रोडक्शन, अर्थात कोई भी जनन करना है या कोई नई कोशिका बनानी है तो ये स्वयं बन जाती हैं, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक साहब जब प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, उन्होंने एक कॉर्क की पतली काट को काटा और देखा कि उसमें छोटे कमरे के समान कुछ संरचनाएं इनको दिखाई दी, जिन्होंने इसे कोशा नाम दिया। कोशा एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है सूक्ष्म कक्ष। और इन रॉबर्ट हुक साहब ने अपनी एक पुस्तक जो थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इस चीज़ का पूरा प्रकाशन किया है। इसके बाद देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या रखा था? कोशा। कोशा एक लैटिन नाम है, मैंने बोल दिया आपको। इसका अर्थ क्या होता है? एक सूक्ष्म कक्ष। तो कोशिका की खोज का प्रकाशन जो है वो कौन सी पुस्तक के अंदर हुआ है? माइक्रोग्राफिया। ये रॉबर्ट हुक साहब की बुक है और इसके अंतर्गत पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। और ये आपको जो दिख रही हैं ये माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। इसके बाद आता है कि ये तो थी मृत कोशिका जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने खोजा था, और जीवित कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में। अपन को याद रखना है कि 1665 के अंदर तो की थी रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक जो हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है, इन्होंने 1674 ईस्वी के अंदर ये खोज की थी। और ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ही पारंगत थे। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते समय जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद देखते हैं कि जो कोशिका विज्ञान है इसका क्लासिकल काल है वो कब से कब तक चला और इसमें कौन कौन सी खोजें हुई। क्लासिकल का सीधा सा अर्थ यही होता है कि ये उसका स्वर्ण काल कह सकते हैं और इसका जो पीक पॉइंट कह सकते हैं, उसके अंदर ये खोजें हुई थी। तो लगभग 19वीं सदी के अंतिम चौथे चरण में, अर्थात माना जाता है कि ज़्यादातर खोजें जो हैं 1875 से 1920 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं, पहली खोज हुई थी 1831 ईस्वी में, जो थी केंद्रक की। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये आप केंद्रक की संरचना देख पा रहे हैं। इस केंद्रक की संरचना के अंदर जो गुलाबी रंग की चीज़ दिख रही है ये तो है केंद्रिका, और ऊपर जो है ये केंद्रक गोल आकार में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपन देखते हैं 1838-39 के अंदर जीव द्रव्य की खोज हुई थी। जीव द्रव्य की खोज तो की थी डुजार्डिन ने,
परंतु इसका जो नाम है वो किसने दिया था? पुरकिंजे ने। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। सन 1898 ईस्वी के अंदर जो गोल्जी काय की खोज हुई थी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अंदर गोल्जी काय की जो खोज हुई थी वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। और गोल्जी बॉडी आप देख सकते हैं, इसकी संरचना बिल्कुल इस तरह से सर्पिलाकार होती है और इसमें बहुत सारे क्रिस्टी पाए जाते हैं। सॉरी, क्रिस्टी इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके ऊपर गोल्जी बॉडी के आसपास जो हैं आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये एपरेटस इसी के अंदर भाग आते। 1774 ईस्वी में केंद्रिका की खोज हुई थी और फेलिक फॉन्टाना जो हैं इन्होंने इसकी खोज की थी। केंद्रिका जो है केंद्रक के अंदर की एक संरचना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि ये केंद्रक है। इसके अंदर ये जो गुलाबी रंग का भाग दिखाई दे रहा है ये है केंद्रिका। इसके बाद देखते हैं 1880 ईस्वी के अंदर फ्लेमिंग ने, ये फ्लेमिंग है, इन्होंने क्रोमेटिन की खोज की थी। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है क्रोमेटिन और इसके आसपास जितने भी ये छड़नुमा या तंतुनुमा भाग दिखाई दे रहे हैं ये गुणसूत्र मिलकर बनाते हैं। पूरा ये चीज़ें गुणसूत्र बनाते हैं और गुणसूत्र डीएनए बनाता है। इसके बाद 1888 ईस्वी के अंदर गुणसूत्र की खोज की थी वॉल्डेयर ने। गुणसूत्र इसी संरचना से मिलकर बना होता है। और इसके बाद आता है 1883 ईस्वी के अंदर जो है पर्णहरित का नामकरण किया था। पर्णहरित का नामकरण किसने किया था? चिम्पर ने। और पर्णहरित क्या होता है कि ये जो पत्ती दिख रही है, इस पत्ती के अंदर देख लेते हैं अपनी देसी भाषा में कि पत्ती कैसी होती है। ये जैसे पत्ती है, इस पत्ती के बीच बीच में ये जो बिंदु टाइप दिख रहे हैं ये इसके अंदर कोश होते हैं ना, ऐसे कोश होते हैं। इसके बीच बीच में ये डॉट डॉट टाइप दिख रहे हैं आपको हरे हरे कलर के, ये पर्णहरित हैं। इसके बाद 1892 ईस्वी के अंदर सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में अंतर स्पष्ट किया गया था। वो किया था बीजमैन ने। और 1955 में राइबोसोम की खोज हुई थी। जी.ई. पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। 1958 ईस्वी के अंदर लाइसोसोम, इसकी खोज की थी डी ड्यूवे ने। 1888 ईस्वी के अंदर तारक काय का नामकरण किया था टी बोवेरी ने। और 1890 ईस्वी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज की थी आल्टमान ने और इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि जितनी भी ऊर्जा है वो इसके अंतर्गत सुरक्षित रहती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र आप आसानी से देख पा रहे हैं। 1897-98 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बेंडा ने। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका की आकृति कैसी है और इसका आमाप क्या है। तो कोशिकाएं हर जीव के अंदर अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इसमें विविधता पाई जाती है, जैसे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर भी कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसकी आकृति गोल, चपटी या अनियमित आकार की होती है। इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि ये कोशिकाएं कुछ चपटी हैं, कुछ गोल हैं, बेलनाकार है, कुछ आयताकार है, अनियमित है, आदि प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे अमीबा है वो भी एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें एक ही कोशिका होती है परंतु अनियमित आकार की होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूक्ष्मतम कोशिका का जो आकार है या सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है वो 0.1 माइक्रोन, यानी बहुत ही छोटी होती हैं, जिसे नग्न आंखों से देखना बिल्कुल ही नसीब नहीं होता। अर्थात कह सकते हैं कि नग्न आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता।
वो होती है माइकोप्लाज्मा जीवाणु के अंदर पाई जाती हैं, और ये कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखना संभव है, ऐसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। पीतक भी एक कोशिका है, यॉक, इसे यॉक कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, 170 mm का होता है। इसमें आप शुतुरमुर्ग और इसके अंडे को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका की हमने बात कर ली अच्छे से। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत जो है क्या था, किसने दिया था। इसका प्रतिपादन करने वाले थे M.J. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे, दोनों ही जर्मनी के थे, और एक थे वनस्पति वैज्ञानिक, एक थे जंतु वैज्ञानिक। और इन्होंने 1838-39 के अंदर इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि स्लाइडेन और ये इधर है स्वान, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस कोशिका सिद्धांत के अंदर उन्होंने 4 शर्तें बताई थी कि प्रत्येक जीव है जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति है एक कोशिका से होती है। उसके बाद वो संपूर्ण शरीर धारण कर लेता है। कोशिका है इसकी क्रियात्मक या स्वाधीन इकाई है, ये स्वयं ही वृद्धि करने लगती हैं और संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेती हैं। इसमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो केंद्रक इसमें मुख्य कार्यकर्ता होता है, अर्थात कोशिका जो उत्पन्न होती है उसमें केंद्रक जो होता है वो मुख्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। केंद्रक ही सब कुछ करने वाला होता है। इसके बाद देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में, वो तो था कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत के अपवाद, जिस कोशिका सिद्धांत के अंदर जो बताया गया है वो इस अपवाद के अंदर लागू नहीं होता है। तो इसके अंदर आता है विषाणु या वायरस। इसकी चर्चा हम हाल ही के दिनों में बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो ये जो विषाणु होता है ये कोई कोशिका नहीं होती है, और ये वायरस संक्रामक परजीवी होते हैं, एक दूसरे को संक्रमित करते जाते हैं और परजीवी के रूप में एक दूसरे पर हावी होते जाते हैं और बीमारियां फैलाते रहते हैं। इसमें वायरस सजीव और निर्जीव दोनों पर जीवित रह सकते हैं। जब सजीव जैसे कि कोई मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाए तो ये जीवित रह सकते हैं, और निर्जीव किसी चीज़ पर पड़े तो भी जीवित रह सकते हैं आसानी से। ये कोशिका के अपवाद के रूप में होते हैं। ये जो प्रारंभिक जीव थे जो कोशिका बनने में से चूक गए थे परंतु कोशिका नहीं बन पाए थे, इस डायग्राम के अंदर आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये वायरस जो है आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, बड़ा खतरनाक है। इसे आंखों से तो हम नहीं देख सकते हैं परंतु माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, परंतु ये बहुत ही घातक है। इन्होंने पूरी दुनिया को वर्तमान में, ये जो अपन नाम सुन रहे हैं ना कोरोना, ये कोरोना है, पूरी दुनिया के अंदर इसने कहर बरपा रखा है। इससे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले नए सेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।